दूर से देखने पर दुबई का यह शानदार स्काईलाइन एक थर्मल कैमरा में दिखने वाली किसी ढाल की तरह लगता है। असल में यह किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लगता। दोपहर के ठीक समय सूरज की किरणें लाखों स्क्वायर मीटर के ग्लास पर बेरहमी से प्रहार करती हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि तेज रोशनी इन गगनचुंबी इमारतों से टकराकर वापस आसमान में लौट रही है, जो अंधा कर देने वाली और बिल्कुल बेदाग है। इन टावर्स के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। अंदर ऑफिसेस को पूरी तरह से ठंडा रखा गया है। वहां का संगमरमर छूने में बिल्कुल ठंडा और सुकून देने वाला है। बड़े एग्जीक्यूटिव्स फर्श से लेकर छत तक फैली विशाल विंडोज के ठीक बगल में बैठते हैं और एक ऐसे क्षितिज को देखते हैं जो किसी अछूती, दोषरहित और खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो यह साबित करने की कोशिश करे कि सोलर कंट्रोल ग्लास काम नहीं करता। यह बिल्कुल काम करता है। जिन इंजीनियर्स ने इन आधुनिक स्किन्स को डिजाइन किया है, उन्होंने केमिकल और फिजिकल स्तर पर सच में चमत्कार कर दिखाए हैं। लेकिन जरा गहराई से देखिए, इन चमचमाती इमारतों के ठीक पीछे पागलों की तरह काम कर रहे विशाल कूलिंग सिस्टम्स को देखिए। गलियों में पूरी ताकत से फेंकी जा रही उस भयानक गर्मी को महसूस कीजिए। आज के इस आधुनिक युग में हमें जो सबसे कड़ा सवाल पूछना है वह यह है कि एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक ग्रीन हाउस की तरह डिजाइन की गई इमारत को बचाने के लिए एक सिंगल शीट ऑफ ग्लास को कितना ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। हम अक्सर किसी सिस्टम की कमियों को उसकी फिजिकल नाकामी मानते हैं, लेकिन दुबई के स्काईलाइन में सबसे खतरनाक दरार कांच पर नहीं है। यह उस खौफनाक एनर्जी इक्वेशन के अंदर बहुत गहराई में छिपी है, जो ठीक इसके पीछे काम कर रही है। क्योंकि ग्लास सौर ऊर्जा के साथ केवल समझौता कर सकता है, यह उसे मैनेज कर सकता है, लेकिन यह ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। कांच का अधूरा सपना और एक सूरज की किरण का सफर। दशकों तक ग्लास पूरी आर्किटेक्चरल दुनिया का सबसे बड़ा सपना था। इसने भारी भरकम कंक्रीट के ढांचों को ऐसी चीजों में बदल दिया जो मानो आसमान में पिघल रही हों। इसने हमें भरपूर नेचुरल लाइट, अनंत नजारे और वजनहीनता का एक अद्भुत एहसास दिया। दुबई के लिए यह एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय महानगर का निर्विवाद प्रतीक बन गया। संदेश साफ था कि हमने प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए मटेरियल साइंटिस्ट ने एक अविश्वसनीय शस्त्रागार विकसित किया। उन्होंने लो एमिसिविटी कोटिंग्स, सोलर कंट्रोल ग्लेजिंग और सूरज के भारी प्रकोप को वापस मोड़ने के लिए रिफ्लेक्टिव माइक्रोस्कोपिक लेयर्स तैयार किए। आज के एक आधुनिक फसाड में ऑटोमेटेड शेडिंग, थर्मल सेंसर्स और यहां तक कि फोटोवोल्टेइक सेल्स भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन एक फसाड केवल यह तय कर सकता है कि एनर्जी आगे कहां जाएगी। इस स्काईलाइन पर मंडरा रहे असली संकट को समझने के लिए आपको सूरज की एक अकेली किरण के सफर को समझना होगा। सौर विकिरण की हर एक किरण फसाड पर ऐसे पहुंचती है जैसे कोई यात्री किसी भारी सुरक्षा वाली सीमा पर खड़ा हो। उस सीमा पर खड़ी टेक्नोलॉजी के पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन उसकी भी अपनी पूर्ण सीमाएं हैं। रिफ्लेक्शन कोटिंग काम करती है। रोशनी की किरण ग्लास से टकराकर वापस लौट जाती है। इसे हानिरहित रूप से आसमान में ऊपर की ओर मोड़ा जा सकता है, या इसे सीधे नीचे सड़क पर या सड़क के पार खड़ी दूसरी इमारत पर एक हथियार की तरह दागा जा सकता है। वो है ट्रांसमिशन। रोशनी ग्लास के पार जाती है, कमरे को रोशन करती है, लेकिन जैसे ही यह फर्श, डेस्क और अंदर बैठे इंसानों से टकराती है, यह रोशनी मौलिक रूप से बदल जाती है। यह पूरी तरह से गर्मी बन जाती है। एब्जॉर्प्शन, ग्लास पेन, एल्यूमिनियम के फ्रेम और इमारत के हिस्से इस विकिरण को सोख लेते हैं। इमारत की त्वचा धीरे धीरे भट्टी की तरह पकने लगती है और उस फंसी हुई गर्मी को बाहर, हवा में और अंदर कमरे में फैलाती है। कन्वर्जन, अगर फसाड पूरी तरह से बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक से लैस है, तो उस रोशनी का एक छोटा हिस्सा बिजली में बदल जाता है। लेकिन कोई भी पैनल 100% एफिशिएंट नहीं होता। बची हुई एनर्जी को कहीं तो जाना ही होता है। टेक्नोलॉजी इस यात्री की दिशा बदल सकती है। यह उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। यह उससे एक छोटा सा शुल्क ले सकती है, लेकिन यह उस यात्री को अस्तित्व से मिटा नहीं सकती। और दिन के अंत तक उन अरबों थर्मल यात्रियों को व्यवस्थित रूप से पूरे शहर में बांट दिया जाता है। धीमी घेराबंदी और शहर का भट्टी में बदलना। इन ऊंची इमारतों पर पड़ने वाला असली दबाव अचानक होने वाला कोई धमाका नहीं है। यह एक बहुत ही धीमी और योजनाबद्ध घेराबंदी है। एक विशाल ग्लास टावर की कल्पना एक सनडायल के रूप में करें। पूरी इमारत एक साथ भट्टी में नहीं जाती। इमारत का हर एक चेहरा बारी बारी से आग में रखा जाता है।
सुबह 8 बजे पूर्वी चेहरा सीधे अंधे कर देने वाले हमले से जागता है। सूरज नीचे होता है, जो सीधे खिड़कियों को चीरता हुआ अंदर आता है। ऑटोमेटेड ब्लाइंड्स नीचे गिर जाते हैं। पूर्वी हिस्से के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स अचानक से तेज हो जाते हैं और सुबह के इस उछाल से लड़ने के लिए पावर ग्रिड से भारी करंट खींचने लगते हैं। दोपहर 12:30 बजे तक सूरज ठीक सिर के ऊपर आ जाता है। पूरी इमारत घिर चुकी होती है। छत, पास का एस्फॉल्ट, कंक्रीट के प्लाजा और ग्लास का हर एक टुकड़ा भारी मात्रा में विकिरण सोख रहा होता है। पूरा शहरी वातावरण तेजी से एक विशाल थर्मल बैटरी में बदल रहा होता है। पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और यह अक्सर सबसे क्रूर चरण होता है। सूरज नीचे आ जाता है, जिसका अर्थ है कि विकिरण क्षैतिज रूप से यात्रा करता है। छज्जे और छत की छाया इस कम कोण वाले हमले के खिलाफ लगभग बेकार हो जाती है। पश्चिमी ऑफिसेज नई अग्रिम पंक्ति बन जाते हैं और फिर 1900 का समय आता है। सूरज अंततः क्षितिज के नीचे डूब जाता है। आसमान से रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन गर्मी शहर को छोड़कर नहीं जाती। कंक्रीट अभी भी लगातार गर्मी छोड़ रहा है। बाहर की हवा भारी, गर्म और दमघोंटू रूप से नम रहती है। टावर के अंदर कंप्यूटर चल रहे हैं, सर्वर गुनगुना रहे हैं और निवासी अपने अपार्टमेंट में लौट आए हैं। कूलिंग सिस्टम्स किसी भी हाल में रुक नहीं सकते। उन्हें आक्रामकता के साथ इमारत से गर्मी को बाहर निकालना जारी रखना चाहिए। इसे अंधेरी सड़कों पर धकेलना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण, कांच के बक्सों की अंधी नकल टियर 1 है। कंफर्ट, लग्जरी अपार्टमेंट, बहुत दूर तक फैले हुए मॉल और फव्वारों की तरफ देखने वाले फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट टियर 2 है। ऑपरेशनल सर्वाइवल, एक सील किया गया ग्लास टावर प्राकृतिक रूप से सांस नहीं ले सकता। HVAC सिस्टम के यांत्रिक फेफड़ों के बिना हवा स्थिर हो जाती है। उमस खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है और इमारत बस काम करना बंद कर देती है। टियर 3 है एसेट प्रोटेक्शन, और यहीं पर दुबई और इंडिया के उतार चढ़ाव वाले पर्यटन और रियल एस्टेट बाजार एक भयानक विरोधाभास पैदा करते हैं। मान लीजिए कि एक शानदार 5 स्टार होटल आधा खाली है, या किसी ग्लास स्काईस्क्रेपर का एक पूरा फ्लोर किसी कंपनी के किराए पर आने का इंतजार कर रहा है, फिर भी उस इमारत को हर हाल में ठंडा करना ही पड़ेगा। अगर आप एक सील किए गए ग्लास एनवेलप में सेंट्रल कूलिंग बंद कर देते हैं, तो अंदर का माहौल तेजी से एक नम, अत्यधिक विनाशकारी ग्रीन हाउस में बदल जाता है। महंगी दीवारों पर संक्षेपण या कॉन्डेंसेशन बहने लगता है। लग्जरी कालीनों और अकूस्टिक छतों में फफूंद लग जाती है। थर्मल विस्तार पूरी फिनिशिंग को बर्बाद कर सकता है। वे खाली हवा को ठंडा करने के लिए भारी ऊर्जा बिल चुका रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इमारतें खुद को अंदर से नष्ट न कर लें। लेकिन इस शानदार डिफेंस सिस्टम द्वारा खारिज की गई गर्मी का असल में क्या होता है? यह इन कांच के महानगरों का अंतिम और सबसे बड़ा अंधा बिंदु है। एक हाईली रिफ्लेक्टिव सोलर ग्लास पैनल ठीक वही करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। वह गर्मी को कमरे में आने से रोकता है, लेकिन यह खारिज किया गया विकिरण एक हथियार बन जाता है। गर्मी की किरण बेदाग फसाड से टकराकर वापस लौटती है। यह नीचे पैदल चलने वालों के फुटपाथ पर आग की तरह गिरती है। यह एस्फॉल्ट के तापमान को और ज्यादा बढ़ाती है। यह वहां से गुजरने वाली कारों की छतों से टकराती है। या सबसे खराब बात, यह सीधे पड़ोस की इमारत के फसाड से जा टकराती है, जिससे उस सामने वाली इमारत के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अचानक दोगुना काम करना पड़ता है। एक कांच का टावर सूरज के खिलाफ एक शानदार हाई टेक ढाल खड़ा करता है, और उस ढाल के ठीक पीछे केंद्रित गर्मी की एक किरण अपना अगला पता खोजना शुरू कर देती है। सोलर ग्लास भट्टी को खत्म नहीं करता, यह सिर्फ भट्टी की जगह बदल देता है और उसे सड़कों पर धकेल देता है। पुरानी इमारतों को बदलने का भयानक सपना हम एक बेहद परेशान करने वाला सवाल पूछने पर मजबूर हैं। एक पूरे शहर की त्वचा को आखिर कौन बदलेगा? किसी प्रयोगशाला में स्मार्ट ग्लास का एक आदर्श टुकड़ा पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उन हजारों पुरानी इमारतों को देखते हैं जो पहले से ही दुबई या मुंबई के स्काईलाइन का हिस्सा हैं, तो यह एक बिल्कुल अलग हकीकत है। दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी ने 2030 तक 30 शून्य मौजूदा इमारतों को रेट्रोफिट करने का एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। लेकिन एक ऊंचे ग्लास फसाड को रेट्रोफिट करना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बुरा सपना है। आप बस किसी इमारत को आसानी से बंद नहीं कर सकते। आपको चक्कर में डाल देने वाली ऊंचाइयों पर भारी उपकरण तैनात करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मौजूदा सीधे फसाड्स में सोलर पैनल्स जोड़ना भी क्रूरता की हद तक जटिल है। उच्च तापमान फोटोवोल्टेइक सेल्स की क्षमता को बहुत कम कर देता है। लगातार उड़ने वाली रेगिस्तानी धूल पैनल्स को पूरी तरह ढक लेती है
जिससे उन्हें काम करते रहने के लिए लगातार ऊंचाई पर सफाई के बहुत महंगे चक्र की आवश्यकता होती है। शहर केवल एक सामग्री को नहीं बदल रहा है, यह एक ऐसे स्काईलाइन को फिर से लिखने का एक हताश प्रयास कर रहा है जो पहले ही पूरी तरह बनाया जा चुका है। आगे का रास्ता, हमें कांच की लत छोड़नी होगी। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, हम एक हताश दौड़ देख रहे हैं। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, नए लग्जरी होटल खुल रहे हैं, हर एक नया विकास हजारों स्क्वायर मीटर नए सीलबंद एयर कंडीशन स्थानों को अस्तित्व में लाता है। चरम बिजली लोड लगातार बढ़ रहा है। इस खतरनाक चक्र को तोड़ने के लिए हमारे पास केवल 3 रास्ते हैं। सूरज अब जा चुका है, ग्लास फसाड को वापस मुड़कर देखें। कार्यालयों के अंदर रोशनी अभी भी जल रही है, बाहर अंधेरे में विशाल कूलिंग टावर्स रात की नम हवा में भाप निकाल रहे हैं। चिलर्स लोड के नीचे पूरी तरह कराह रहे हैं। कल सफाई कर्मचारी रस्सियों पर उतरेंगे, कांच से धूल पोंछेंगे और अगली सूर्योदय के लिए इस विशाल ढाल को तैयार करेंगे। जब आप किसी ग्लास टावर को भारी गर्मी के नीचे दरकता हुआ देखें, तो उसे कभी भी सामग्री की फिजिकल विफलता के रूप में न देखें। इसे एक पूरे सिस्टम के टूटने के बिंदु के रूप में देखें। सोलर ग्लास सूरज के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन यह जलवायु को कभी रद्द नहीं कर सकता। यह भारी मशीन कभी नहीं रुकती और न ही आधुनिक दुनिया को चलाने वाले इन छिपे हुए सिस्टम्स की हमारी जांच कभी रुकती है।